मैं आज आपके सामने एक और मजेदार कहानी का पार्ट लाया हूं। जिस बंदे ने पिछले पार्ट को नहीं देखा है वह पहले उसे देख ले, नहीं तो उसे कहानी समझने में दिक्कत आ सकती है। तो आइए कहानी आगे बढ़ाते हैं। मैं अब नहा धोकर अपने कमरे में बैठा था। मुझे तो अब बहुत मजा आ रहा था कि अब मेरे पास भी एक जादू वाला शैतान है और उसके साथ मिलके मैं कुछ भी कर सकता हूं। मुझे बचपन से ही यह शैतान भूत की कहानियां पसंद थी। अब तो मानो मेरे सारे सपने पूरे हो गए थे। मैं जब यह सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में काल की आवाज आई कि क्या तुम किसी और के साथ मजे करना चाहते हो। यह सुनकर तो मानो खुशी के मारे मेरा दिमाग ही फट गया। पर मैंने फिल्मों में देखा था कि ये शैतान हमेशा कुछ न कुछ ले ही लेते हैं और फ्री में कुछ नहीं देते। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए उस मदद के बदले में। वह हंसने लगा और बोला, तुम तो सच में ही बेवकूफ हो। और बोला, "क्या मैंने तुमसे कुछ कहा? अभी तक जो काम था वो ही कर रहे हो। मैं समझ गया कि तुम वाले सिर्फ कुछ बेवकूफ लोग हैं जो कुछ भी बकवास करते हैं। पर मैंने फिर भी पक्का करने के लिए पूछा, क्या सच में तुम्हें चाहिए? वह अब चिढ़ गया और बोला कि तुझे एक बारे में समझ नहीं आता या तेरे दिमाग में कोई कीड़ा है। मैं अपनी दो बार दूसरी तरह से समझ गया कि मुझे ज्यादा बकवास न करते हुए सिर्फ मुझे क्या वह किसी और के साथ भी वैसा कर सकता है। यह सुनते ही तो मानो उसके दिमाग में क्या आया कि वह बड़ी तेज बोला, हाँ किसी के भी साथ कर सकता हूं। मैंने मजाक में उससे पूछा कि वह यह बात सुनते ही इतना खुश क्यों हो गया। वह बोला कि इस दुनिया में आकर वो काफी बोर था, पर जैसे ही उसने आंटी के साथ मजाक किया उसे बहुत मजा आया। मैं समझ गया कि उसमें और मुझ में कुछ तो सेम है। मैंने बोला, तो फिर चले घूमने। और वह बोला, कहाँ चलेगा। मैं बोला कि घर के पास एक आंटी रहती है, वो बिल्कुल माल है। उसका जिस्म तो भाई बस इतना अच्छा है कि उसे तो देखने की भी जरूरत नहीं, बस सोचने भर से अंग खड़ा हो जाता है। काल बोला, उसका कोई परिवार भी है क्या। मैं बोला, नहीं काल वो अकेली रहती है, पति उसका मर गया था कुछ साल पहले। वह बोला, फिर ठीक है। अब हम दोनों अपने मजे के लिए आंटी के पास गए और उनके घर की घंटी बजाई। थोड़ी देर में आंटी ने दरवाजा खोला। आंटी ने अपना खाना बनाने वाला गाउन पहन रखा था और वह उतनी ही सुंदर दिख रही थी जितना मैंने काल को बताया था। वह आज भी इतनी मस्त लग रही थी कि अगर मैं गायब होता तो अभी उन्हें अपने अंग की सैर करा रहा होता। पर आंटी ने गेट खोलते ही पूछा, कौन। मैंने उन्हें बताया कि मैं पास में ही रहता हूं और उनसे एक काम के लिए बात करने आया हूं। वह बोली, अच्छा ठीक है, अंदर आ जाओ। मैंने अंदर आते ही काल को आवाज दी कि वह संभाल ले और मेरे एक बार कहते ही वह भी मान गया। फिर आंटी ने मुझे पानी देते हुए पूछा, बेटा अब काम बताओ। मैंने बोला कि मैं योगा सिखाता हूं और आपसे सिखाने की बात करने आया हूं। आंटी समझ गई कि मैं उन्हें योगा सिखाने आया हूं, पर वह बोली, मुझे योगा की कोई जरूरत नहीं है। पर मैंने थोड़ा दबाव देते हुए उन्हें योगा के फायदे बताने लगा और काल को इशारा किया। काल ने अपने जादू से आंटी का मन बदल दिया, पर वह बोला कि इस लड़की का मानसिक रूप काफी अस्थिर है, तो ध्यान से काम करना होगा। मैं बोला ठीक है और आंटी को भी मना लिया। आंटी ने अपना नाम आरती बताया। उनका नाम भी उनकी तरह सुंदर था। ऐसे ही कुछ देर आरती के घर रुकने के बाद हम बाइक पे अपनी ट्यूशन वाली आंटी के घर पहुंच गए, क्योंकि उनकी बेटी को पढ़ाने का समय भी हो रहा था। मैंने काल से पूछा कि जिस किसी पे भी वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, क्या उसे कुछ और भी दिक्कत होती है। वह बोला, नहीं, मैं शैतानों का राजा हूं, अगर मैं अपना इतना छोटा सा जादू भी काबू न कर पाऊं तो लानत है मुझ पर। अब मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि किसी के भी साथ हम सिर्फ मजे के अलावा कुछ नहीं कर रहे थे।
तो हम आंटी के घर पहुंचे और आंटी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही तो मानो उनका पूरा चेहरा लाल हो गया और वह दबी सी आवाज में बोली, आ गए बेटा। मुझे तो उनके चेहरे की लाली देखकर काफी मजा आया और उन्हें नमस्ते करते हुए अंदर गया। मैंने आज उनसे उनका नाम पूछा और उनकी बेटी का भी। वह बोली, क्या हुआ, इतने दिनों में तो कभी नहीं पूछा, तो आज कैसे? मैंने कहा कि याद ही नहीं रहता था आपसे पूछना। वह बोली, उसका नाम प्रीति है और उसकी बेटी का नाम मेघा है। मैं बोला, अच्छा ठीक है। तो मैंने मजाक में हंसते हुए कहा, अच्छा प्रीति, जाओ मेघा को बुला कर लाओ। आंटी भी हंसते हुए मेघा को बुलाने चली गई। मेघा का आते ही मानो चेहरा लाल था और हंस रही थी। तो मैंने चिढ़ाते हुए बोला, आ गई मेघा जी। वह थोड़ा चिढ़ गई और मुझे हंसी आ गई। फिर हमने पढ़ाई शुरू की। पर जैसे ही मानो आज हमने पढ़ाई शुरू की, मेरे शरीर में तो मानो आज आग ही लगी हुई थी और मेघा भी मानो गर्म हुई ही जा रही थी। मैं समझ गया यह काम काल का है। थोड़ी देर में उसका टॉप आगे से पूरा पसीने में भर गया और मेरी पैंट अंग वाले हिस्से से पूरी गीली हो चुकी थी। अभी ऐसी पूरी तेज से चल रहा था पर हम दोनों गर्मी में तप रहे थे। अब मुझे उसके टॉप के अंदर का भी सब कुछ दिखना शुरू हो गया था और उसे भी मेरी गीली पैंट में मेरा अंग साफ दिख रहा था। पर वह कुछ नहीं बोली और थोड़ी थोड़ी देर में मेरे अंग को देखती रही। पर मैं कुछ देर बाद प्रीति के पास चला गया पानी पीने के लिए और मैं जैसे ही वहां गया मैंने आंटी को पानी के लिए कहा। वह बोली, बेटे तुम खुद ले लो, क्योंकि आंटी उस समय खाना बना रही थी। मैंने हाँ भर के पानी भरने के लिए गया पर फ्रिज आंटी के पीछे था और रसोई में जगह भी कम थी, तो मैं आंटी के पीछे से सरकता हुआ पीछे से जा रहा था कि तभी अचानक मेरा अंग बड़ा हो गया और मैं आंटी के पीछे ही फंस गया। मैं जैसे ही हिलने की कोशिश करता तभी मेरा अंग आंटी के और अंदर जाता रहता। आंटी भी स्थिति को समझ गई और हटने की कोशिश करने लगी, पर जगह कम होने के कारण वह मेरे अंग के और नजदीक आ रही थी। अब तो मानो उनकी साड़ी में मेरा अंग पूरा घुस चुका था और मुझे उनकी गर्माहट महसूस होने लग रही थी। आंटी भी स्थिति को सोच सोच कर परेशान और गीली होती जा रही थी। मुझे अब उनका गीलापन साफ महसूस हो रहा था। पर मुझे इतनी देर से पानी के लिए गया देखकर मेघा भी मुझे बुलाने आ गई और मुझे और अपनी मम्मी को देखते ही तो मानो उसका चेहरा फिर लाल हो गया और सदमे से में बोली, राजेश तुम वही क्यों खड़े हो? वह भी समझ गई थी कि वह सीन कैसा लग रहा था, पर वह अपनी मां को सामने देखकर वह कुछ नहीं बोली। प्रीति ने हालात संभालते हुए बोली, मेघा क्या वही खड़ी रहोगी या राजेश की मदद भी करोगी? यह जगह कम होने के कारण यह फंस गया है। मैंने भी हालात संभालने के लिए जल्दी से हाँ कर दी। फिर मेघा ने मुझे निकलने की कोशिश की पर वह सिर्फ काम और खराब कर रही थी, क्योंकि वह जब भी मुझे निकलने के लिए हिलाती तो मैं उसकी मां के अंदर और चला जाता। प्रीति भी मानो अब काफी गीली हो गई थी, क्योंकि मेरा अंग उसके शरीर के इतनी पास था और बार बार कभी अंदर तो कभी बाहर हो रहा था। वह और मैं अपने ऊपर पूरा काबू रखे हुए थे। पर जब मेघा मुझे उसकी मम्मी से दूर कर रही थी तब उसने बीच में एक बार मेरा उठा हुआ अंग देख लिया था। तो उसे अपनी गलती समझ आती है और वह अपने लाल चेहरे को छुपाते हुए हम दोनों को अलग करती है। मैं उन दोनों की ओर बिना देखे बाथरूम का बहाना बना के चला गया। वह दोनों भी अच्छी तरह से समझ गई कि मैं क्यों बाथरूम जा रहा हूं। उन दोनों के चेहरे पूरे लाल हो गए थे। यह सीन अपने आप में ही इतना मजेदार था कि मानो मुझे बाथरूम में पहुंचते ही काल खुद बोला, भाई आज तो मजा ही आ गया, और बोला कि उसने सोचा नहीं था कि यह छोटा सा सीन भी इतना अच्छा हो सकता है। हम दोनों तो मानो हवा में उड़ रहे थे। मैं अपने अंग को शांत करके बाहर आया और मेघा और प्रीति से पानी मांगा। वे दोनों मेरी इस बात पे जोर जोर से हंसने लगे और फिर कुछ देर में पानी लाए। मैं पानी पीकर फिर उन्हें बाय कह के बाहर आया। पर तभी मुझे एक फोन आया कि मेरे दोस्त श्याम की मौत हो गई है। मेरी तो मानो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई।
और मैंने बात करके उससे उसकी लाश का पता पूछा। काल बोला, तुम चिंता मत करो, मेरी ताकत से हम 1 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। फिर हम श्याम की लाश के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उसका पूरा परिवार एक एक्सीडेंट में मर गया है। मुझे यह देखकर काफी धक्का लगा और मैंने काल से कहा कि वह क्या कुछ कर सकता है, पर वह बोला कि मेरे दोस्त को मरे ज्यादा समय बीत गया है और उसकी आत्मा स्वर्ग और नरक के बीच में झूल रही है। मैंने पूछा कि अब क्या कुछ नहीं हो सकता है। वह बोला कि वह एक आखिरी काम कर सकता है उन सब के लिए। फिर मेरे हाथ वाला निशान चमकने लगा और उसमें से एक बड़ा सा आग का गोला निकला और श्याम और उसके परिवार के शरीरों को जला दिया। मैं समझ गया कि काल ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वह श्याम की मदद नहीं कर सकता था और लोग मुझे उसकी मौत के लिए दोषी मानते। काल मुझे फिर मेरे घर के पास वाले पार्क में लाया और कहा कि वह मौत और जिंदगी से छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि यह बात देवताओं और शैतानों की लड़ाई को बुला सकती है। पर मैंने फिर भी पूछा कि क्या अगर वह चाहता तो उसे बचा सकता था। काल बोला हाँ, पर वह फिर कुछ समय बाद और भयानक तौर से मर जाता। मैं समझ गया तो मैंने अपने दोस्त के लिए अच्छी चीजों के लिए दुआ मांगी और पार्क में ही लेट गया। फिर सुबह घर पहुंचकर माँ को सारी बात बताई। वह भी काफी दुखी हुई। फिर मैं अपने कमरे में सोने चला गया। आज तो मानो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था और वो भी आज मर गया। पर मुझे आगे तो जीना ही होगा। उसके लिए मुझे अपने जीवन के सारे मजे लेने चाहिए। मैंने यह सोचकर नहाया और सुबह आरती की योगा क्लास के लिए तैयार हो गया। काल ने मुझसे अब मेरा हाल पूछा और मैंने उसे अब अपना हाल ठीक बताते हुए उसे थैंक यू बोला और आज के मजे के लिए उसे याद दिलाया। वह भी अब खुश सा हो गया। अब मैंने आरती के घर की बैल बजाई तो आरती अपनी सलवार कमीज में आई और दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने को कहा। उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? मैंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। वह थोड़ा सा शर्माते हुए बोली कि मैंने कभी योगा नहीं सीखी और नहीं कभी करने की कोशिश की, तो मुझे नहीं पता कि योगा के समय मुझे कौन से कपड़ों में यह करनी चाहिए। यह सुनते ही तो मानो मैं सारा दोस्त के मरने का गम भूल गया और इतना खुश हो गया, पर अपनी खुशी को चेहरे पर नहीं आने दिया और बोला कि वैसे तो योगा हमेशा स्पोर्ट्स के कपड़ों में की जाती है, जो स्ट्रेचिंग के वक्त फटते नहीं है और योगा करते समय आसानी आती है। पर वह बोली, ऐसा तो कुछ भी मेरे घर में नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा तो मानो अंगन खुल गया और मैंने शांत सा चेहरा बनाकर उन्हें कहा कि अगर उन्हें कोई दिक्कत न हो तो वह आज ब्रा और पैंटी में ही शुरू कर सकती है। यह सुनते ही उन्होंने अपने आप को अपने हाथों से ढक लिया और डरते हुए बोली, क्या मतलब? मैंने उन्हें समझाया कि ब्रा और पैंटी से स्ट्रेचेबल कुछ नहीं होता, पर वह नहीं मानी और बोली, कोई बात नहीं, मैं सलवार कमीज में ही कर लूंगी। मैंने भी बहस नहीं की, पर जैसा कि मैंने कहा था कि योगा स्ट्रेचेबल कपड़ों में ही होती है, उनकी सलवार पहले आसन में ही फट गई। अब उन्हें मेरी बात समझ आई और बोली, तुम ठीक कह रहे थे बेटा, यह योगा साधारण कपड़ों में नहीं हो पाएगी। वह अब सोच में पड़ गई कि योगा के लिए कपड़े उतरे या नहीं। मैं समझ गया कि ऐसे तो सारा समय ही खत्म हो जाएगा, तो मैंने काल को बोला कुछ करने को। वह बोला, चलो कुछ करता हूँ। यह सुनते ही मैं समझ गया कि अब मजा शुरू होने वाला है। थोड़ी देर में आरती के मन में ना जाने क्या आया, उसने सारे कपड़े उतरने शुरू कर दिए। मैंने जैसा सोचा था वह तो उससे भी बड़ी माल थी। उसका शरीर तो मानो एक अप्सरा जैसा था। मेरा तो अंग उन्हें देख के ही बड़ा हो गया, पर मैंने उन्हें यह पता लगने नहीं दिया। और आरती ब्रा में आने के बाद तो मानो वह कुछ और ही लग रही थी, पर वह फिर भी शर्माते और डरते हुए बोली कि क्या अब यह कपड़े ठीक है? मैंने उन्हें देखा और कहा, यह कपड़े ठीक है और आप इसमें आसन भी आराम से कर पाएंगी। फिर हमने आसन करने शुरू किए।
उनका आसनों के वक्त का झुकना देखकर तो मानो मैं पागल ही हुआ जा रहा था। फिर हमने पार्टनर वाली स्ट्रेचिंग करनी शुरू की। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इस उम्र में भी इतनी लचीली है। वह सच में इतने सुंदर रूप वाली औरत थी कि वह बिना कभी योगा करे इतनी अच्छी थी। मैंने उनके साथ स्ट्रेचिंग की और उन्हें बताता रहा कि वह कितना अच्छा कर रही है। पर जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे थे तो इतना नजदीक होने के कारण हम दोनों बार बार इतना पास आ जाते थे कि मेरा अंग उन्हें बार बार अपनी ओर ले आता था। फिर काफी देर यह मजा करने के बाद